इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि इस चित्र में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें 2 ओम 3 ओम 5 ओम चित्र अनुसार जुड़े हैं और इनके समांतर क्रम में 2 माइक्रोफैराड संधारित्र जुड़ा है। इस संधारित्र पर संचित स्थिति ऊर्जा ये ज्ञात करवाते हैं या पूछते हैं। और इसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है पूरी परिपथ में, वो 2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले हम थ्योरी में लिखेंगे कि 2 ओम 3 ओम व 5 ओम, 2 3 5 लिखेंगे चुंबकीय चिन्ह लगा करके। प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम में 5 ओम, 2 3 में 5 कौन से क्रम में है? समांतर सॉरी श्रेणी क्रम में है। एक ही तार से जुड़े हैं इसलिए श्रेणीबद्ध है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया? 2 3 5 और 5 10, 10 ओम। यानी इनका जो तुल्य प्रतिरोध है 2 ओम 3 ओम व 5 ओम, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम। अब याद करेंगे 2 माइक्रोफैराड संधारित्र के सिरों पर विभवांतर। संधारित्र C, आप इसको कह सकते हैं C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। उत्पन्न विभवांतर V इक्वल टू, अब देखिए क्या सूत्र हो जाएगा? V इक्वल टू सूत्र हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तुल्य प्रतिरोध क्या नाम था उसका? कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, इस सूत्र का हम प्रयोग करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ये दोनों फिर समांतर क्रम में हो जाते हैं और समांतर क्रम में विभवांतर बिल्कुल बराबर बराबर वितरित होता है। हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 2 एम्पियर दे रखी है। कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास में है 10, 2 दाई 20 हो जाएगा। कितना? 2 दाई 20, यानी V इक्वल टू कितना हो गया? 20 वोल्ट हो गया। वोल्टेज तो हमने याद कर लिया। यही वोल्टेज कितना है? यही वोल्टेज किसके सिरों पर है? संधारित्र C के सिरों पर और तुल्य संधारित्र कैपिटल R के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर है 20 वोल्ट। अब क्या हो जाएगा? इसीलिए लगाएंगे चिन्ह और लिखेंगे संधारित्र C। संधारित्र में संचित ऊर्जा संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या सूत्र है? U इक्वल टू 1/2 CV² है। C की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, यानी फैराड भी इसको बना लिया,
इंटू वी, वी की वैल्यू आपके पास में है 20, स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 20 गुणा 20, 20 गुणा 20 क्या हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, 20 का 20 से गुणा करेंगे तो 400 गुणा 10 की घात माइनस की 6, या करेंगे आप और नई लाइन से लिखेंगे तो हो जाएगा U इक्वल टू 4 गुणा 10 की घात माइनस की 4 जूल, है ना। तो ये इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, U इक्वल टू 4 गुणा 10 की घात माइनस की 4 जूल। ठीक है, ये आपका हल हो चुका है। अगले प्रश्न में ये कहते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में एक परत अपभ्रक की है जिसकी मोटाई दे रखी है 10 की घात माइनस की 3 मीटर, और एक परत किसी अन्य फाइबर पदार्थ की है जिसकी मोटाई है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 मीटर की भरी है। अपभ्रक का प्रावैद्युतांक 8 है और फाइबर का है 2.5, है ना। ये हम मानकर कि फाइबर 6.4 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र के लगने पर भंग हो जाता है। उस सुरक्षित अधिकतम वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए जो संधारित्र पर लगाया जा सकता है ना। तो जो दे रखा है सबसे पहले तो उसको हम लिख लेंगे। और यहाँ पर तो अपभ्रक में तो दे रखा था, सॉरी फाइबर में दे रखा था, परंतु अपभ्रक में नहीं दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम ये वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अधिकतम वोल्टेज की वैल्यू ये पूछते हैं, तो अधिकतम वोल्टेज का सूत्र हो जाएगा, यानी अपभ्रक में वोल्टेज, अपभ्रक में वोल्टेज प्लस फाइबर में वोल्टेज, क्योंकि एक ही संधारित्र के अंदर दो चीजें हैं, है ना। दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो अपभ्रक है, जिस अपभ्रक की प्लेट है ना, या अपभ्रक की परत है, और दूसरी फाइबर की परत है। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही वस्तुओं में अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो फाइबर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 6.4 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर, और हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अपभ्रक वाली प्लेट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो जो दे रखा है चित्र सवाल में उसको लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ कि ये सवाल आपकी समझ में आ रहे हैं या नहीं। यदि आ रहे हैं तो कमेंट में यस लिखेंगे, यदि नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में नो लिखेंगे। ठीक है, ताकि हमको पता लग सके कि आप देख रहे हैं वीडियो या नहीं देख रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही दिशा में है कैमरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें अधिकतम विभवांतर पूछते हैं, जिससे कि फाइबर का जो तंतु रखा है या फाइबर की वस्तु रखी है, फाइबर की परत है, वो परत खत्म ना हो, बेकार ना हो, जले ना, है ना। फाइबर की जो परत है अधिकतम वोल्टेज वो कितना सहन कर सकती है, ये हमसे पूछा है। मानकर चलिए ये संधारित्र की प्रथम प्लेट है, ये संधारित्र की दूसरी प्लेट है ना। इसको प्लेट नंबर 1 आप कह लीजिए, इसको प्लेट नंबर 2 आप कह लीजिए। अब दो वस्तुएं भरी हैं इसमें, दो वस्तुएं कौन कौन सी भरी है, पहले तो अपभ्रक की है, दूसरी है फाइबर। अपभ्रक और फाइबर, यानी अपभ्रक के लिए यूज कीजिए K1 और फाइबर के लिए यूज कीजिए आप K2। इनकी मोटाइयां भी दे रखी है इन्होंने, मोटाइयां दे रखी है। अपभ्रक में 10 की पावर माइनस के 3 मीटर कितनी है, T1 इक्वल टू आप कर सकते हैं, या D1 आप इसको कर लीजिए, मोटाई है, सॉरी हाँ, क्योंकि दो प्रकार का संधारित्र बनेगा और ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो D1 इक्वल टू T1 आप करके इसको दर्शा सकते हैं। इक्वल टू हो जाएगा, दे रखा है इसमें 10 की पावर माइनस के 3 मीटर।
ठीक इसी प्रकार से d2 इक्वल टू t2 दे रखा है इन्होंने आधा, यानी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये मोटाई दे रखी है, K1 K2 की वैल्यू इन्होंने अलग अलग दे रखी है। परावर्तक 8 और 2.5, अब रखा है 8 और इसका है 2.5, K1 और K2। क्या सूत्र है? V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, क्योंकि दो संधारित्र है और दोनों ही संधारित्र कैसे क्रम में हो जाते हैं? श्रेणी क्रम में हो जाते हैं। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के बीच में वोल्टेज अलग अलग होगा। तो पहले के लिए मान लीजिए, मान लो V1 हो जाता है, दूसरे के लिए वोल्टेज V2 हो जाता है। तो अधिकतम विभव लिखिए इसको, या विभव अधिकतम विभव हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब देखिए कोई भी वैल्यू आपके पास नहीं है, ना तो V1 की वैल्यू है ना V2 की वैल्यू है, लेकिन सूत्र है आपके पास E इक्वल टू V अपॉन D। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू E इंटू D हो जाएगा, V इक्वल टू E इंटू D। यहाँ से ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, E के स्थान पर E1, D के स्थान पर D1, E1 D1 प्लस ऐसे यहाँ पर E2 D2। ठीक है, ये वोल्टेज ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो चुका है। अब एक और चीज है यहाँ पर, हमारे पास में E1 की वैल्यू नहीं है, D1 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू दे रखी है, यानी दूसरे वाले में जो आपका फाइबर है, उस फाइबर वाले संधारित्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर दे रखी थी इन्होंने 6.4 गुणा 10⁶, यानी यहाँ पर जो E2 है इसकी वैल्यू 6.4 गुणा 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर ये दे रखी थी। आपके पास E1 की वैल्यू नहीं है, तो E1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी भाई? मान लीजिए संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा है, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेटों के बीच D1 मोटाई की अपभ्रक जिसका परावर्तन K1 व मोटाई D2 की फाइबर की प्लेट जिसका परावर्तन K2 की परतों में वैद्युत क्षेत्र क्रमशः E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन 0 तथा वैद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन 0 उत्पन्न होते हैं। याद कर लेंगे तो लिखेंगे, माना संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, ऊपर वाली लाइन को जो आपको प्राप्त हुई है। माना संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। सिग्मा है तब E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0 ये सूत्र होता है।
ये क्या होता है, सूत्र होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। तो ई के स्थान पर क्या हो गया, ए1 हो गया, के के स्थान पर क्या हो गया, के1 हो गया। बाकी जो सिग्मा और एप्सिलॉन 0 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये सेम ही रहेगी। ठीक है, ये प्रथम के लिए हो गया, जो पहला संधारित्र आपका के1 वाला उसके लिए हो गया। तथा E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन 0। कुछ इस तरह से ये वैल्यूज हो जाती है। दोनों का क्या याद करेंगे, अनुपात याद करेंगे। चलो अनुपात ही बना लीजिए, क्योंकि E1 और E2 दोनों की वैल्यू आपको अलग अलग फाइंड करनी है, तो अनुपात में याद कर सकते हैं। E1 अपॉन E2 ये हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन 0 इनटू K2 एप्सिलॉन 0 पहुंचेगा ऊपर अपॉन सिग्मा आ जाएगा नीचे। सिग्मा से सिग्मा कटेगा, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कटेगा, जो बचा उसको लिखेंगे K2 अपॉन यहाँ बचेगा आपके पास में E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 इक्वल टू K2 अपॉन K1, K2 अपॉन K1। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। E1 की वैल्यू आपको दे रखी थी पहले, E1 की वैल्यू नहीं दे रखी है, ये याद करनी है। E1 इक्वल टू हो जाएगा E2 इंटू K2, E2 इंटू K2। E2 की वैल्यू है आपके पास 6.4 गुणा 10 की घात 6 गुणा, और K2 की वैल्यू है आपके पास 2.5 यानी 2.5 पूरे के बटे, और K1 की वैल्यू आपके पास है 8। डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, 0.8 भागी कटेगा 2.5 का, और इसका गुणा करेंगे तो 25 8 200 यानी 2 गुणा 10 की घात 6 ये हो जाएगा। E1 कितना हो गया, 2 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर ये हो चुका है, राइट। E1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, या अब समीकरण 1 से देख लीजिए। समीकरण 1 से, क्योंकि E1 की वैल्यू ही नहीं थी केवल हमारे पास में, तो वो हमने याद कर ली है। बाकी सब वैल्यू हमारे पास में है, दे रखी है। ये वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में प्रयोग करेंगे और V की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा V इक्वल टू E1 की वैल्यू आपके पास में है 2 गुणा 10 की घात 6 इंटू D1 इंटू D1 की वैल्यू है 10 की पावर -3 प्लस ऐसे यहाँ पर E2 की वैल्यू आपके पास में है, दे रखी है 6.4 गुणा 10 की घात 6 इंटू D2 की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो गुणा कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 की घात 6 है, और ये 10 की पावर केवल -3 है। कर लेंगे, चाहे तो आप इनको अलग अलग ब्रैकेट में रख के भी दर्शा सकते हैं। बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 10 की घात 3 हो जाएगा। V इक्वल टू कितना हो गया, 2 गुणा 10 की घात 3 हो गया ये। ठीक इसी प्रकार से 64 पंजे कितना हो गया, 320 हो गया। 64 पंजे 320, दशमलव कितने के बाद है, 1 और 1 2 के बाद, तो यहाँ जाएगा गुणा में, और 10 की पावर 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, 10 की पावर 3। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, 10 की पावर 3 यहाँ है, 10 की पावर 3 यहाँ है, पावर तो बिल्कुल बराबर है तो इसको ऐसे जोड़ देंगे। 3.2 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5.2 यानी 5.2 इंटू 10 की पावर 3
वोल्ट, या करके आप इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू 5200 वोल्ट। 5200 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है, यानी मैक्सिमम 5200 वोल्ट का ये विभव सहन कर सकता है, जिससे कि फाइबर की जो प्लेट है, पत्ती है या तंतु है, वो जलेगा, वो सही रहे, सुरक्षित रहे। हमसे यही पूछा था। अगला केवल एक ही क्वेश्चन है इसमें, फिर न्यूमेरिकल आपके सॉल्यूशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल फिर आगे आएंगे इसमें। एनसीईआरटी ये हम अगली वीडियो में करवाएंगे। बिल्कुल सही दिशा में रखा है कैमरा। अगले प्रश्न में ये कहते हैं कि एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 17.7 जूल प्रति मीटर की पावर 3 है। संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर की पावर 2 हो। तो माना प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व U है, तब उनके बीच संबंध के सूत्र से इसको हल करेंगे। इसमें जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ दे रखा है इन्होंने ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से शो किया जाता है। स्मॉल u इक्वल टू है 17.7 जूल प्रति मीटर की पावर 3, यानी m केस में ऑलरेडी है। आगे दे रखा है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर की पावर 2 है ना, ये इसका मात्रक है। पूछते हैं हमसे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे थ्योरी में, माना प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा ऊर्जा घनत्व U है। ऊर्जा घनत्व क्या है? स्मॉल u है। तब u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल E स्क्वायर से, यानी जो ऊर्जा घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला संबंध है उससे इसको हल करेंगे। आपसे किस चीज की वैल्यू पूछी है? कैपिटल E की वैल्यू पूछी है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ये पूछते हैं। तो इसको हम साइड में ले लेंगे और ये हो जाएगा E स्क्वायर इक्वल टू 2u अपॉन एप्सिलॉन 0, 2u अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए इस पर क्या लग रहा है? ये स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? इस पे वर्गमूल लग जाएगा। आप सब वैल्यू रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 गुणा u की वैल्यू आपके पास में है 17.70 लिख लीजिए, या 0 लगाओ या मत लगाओ, मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। 8.85
इंटू 10 की पावर कितना हो गया -12 है। ये क्या है -12 है, वर्गमूल में है। 8.85 से 17.7 कटेगा 2 बार, यानी 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। ये 10 की पावर -12 है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अतः आप लिखिए E इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर 12 का वर्गमूल, यानी इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 6, 2 गुणा 10 की पावर 6। मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। 2 गुणा 10 की पावर 6, 2 गुणा 10 की पावर 6 को आप मैक्रो जूल भी मैक्रो में भी बना सकते हैं, क्योंकि प्लस की पावर है 6, हो जाएगा 2 मैक्रो न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये भी आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस की 6 पावर होती है तो उसको क्या लिखते हैं अपन 2 माइक्रो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन अब प्लस की 6 है तो क्या हो जाएगा 2 मैक्रो न्यूटन प्रति कूलम या मेगा, मेगा भी आप इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 2 मेगा न्यूटन प्रति कूलम। ये भी इसका आंसर है। तो यहाँ पर आने के पश्चात आपके जितने भी उदाहरण थे, आंतरिक उदाहरण बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे NCERT सॉल्यूशन। ठीक है ना, NCERT हमने भी कुछ नहीं छोड़ा है। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस क्रम में आ रहे हैं, जितने मात्रा में आ रहे हैं, वो सब हम करवा रहे हैं और वो भी आपको करवाया जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ना NCERT छोड़ेंगे, ना पहले से चल रही चीज़ें छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वीडियो यदि अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी करें। थैंक यू।